आज हम थके थकाए हैं। दिन भर आज हमने चुनाव कवर किया है। चूँकि लखनऊ में पोलिंग हो रही थी, चौथे चरण की पोलिंग ख़त्म हो गई है। तो आज हम सोच रहे हैं कि आज आपको बताएं कि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोलिंग का क्या कुछ हाल चाल रहा, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे सूरत में उन 9 विधानसभा की सीटों का क्या कुछ हाल चाल है, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं और तफसील से आपको बताते हैं कि दरअसल अगर 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस पे कौन जीत सकता है और किसके दरमियान मुकाबला हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी था और किसको कितनी सीटें मिली थीं। तो दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी था। 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था और केवल एक सीट यानी मोहनलालगंज की जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको आकलन करके बताएंगे कि दरअसल इस बार 2022 के इलेक्शन में 9 विधानसभा की सीटों में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, कितनी बीएसपी को और कितनी बीजेपी को और कितनी अदर्स को। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बता दें कि कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं कौन कौन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि लखनऊ ईस्ट, लखनऊ वेस्ट, लखनऊ नॉर्थ, लखनऊ सेंटर, लखनऊ कैंट, ये शहरी इलाके हैं 5 विधानसभा की सीटें, और 4 विधानसभा की सीटें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं। मोहनलालगंज, सरोजिनी नगर, मलिहाबाद और बीकेटी यानी बख्शी का तालाब। कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसी सूरत में हम आपको ये बताएंगे एक एक करके कि दरअसल किस पर क्या कुछ समीकरण है। तो सबसे पहले हम मध्य से शुरुआत करते हैं और लखनऊ मध्य की बात करते हैं। तो 2017 में यहाँ से बीजेपी के ब्रजेश पाठक जीते थे और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रविदास मेहरोत्रा आए थे। इस बार बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से उतार दिया है और उनकी जगह पर एक नए कैंडिडेट को रजनीश गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को उतारा है। अब ऐसी सूरत में रविदास मेहरोत्रा फिर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो मुकाबला तो दरअसल दोनों के दरमियान है। हालांकि और भी कैंडिडेट्स हैं। कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी के अलावा एमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट लखनऊ मध्य से उतारा है। एमआईएम ने इसलिए उतारा है क्योंकि लखनऊ मध्य में मुसलमानों की जनसंख्या अच्छी खासी है। तो इसी वजह से एमआईएम को लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत कम से कम अपनी ताकत दिखा लेंगे। हालांकि मुझे लगता है वो जीत तो बिल्कुल नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में। पिछली बार भी खड़े थे, इरफान खान करके चंद वोट पाए थे, चंद हज़ार वोट पाए थे, इसके अलावा उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। कांग्रेस के प्रत्याशी थे मारूफ खान, 2017 में 12,000 से अधिक वोट पाए थे, कोई हासिल नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रविदास मेहरोत्रा केवल इसी वजह से हार गए थे कि मारूफ खान जीत पे अड़े हुए थे कि उनको भी चुनाव लड़ना है। और आपको पता है कि रविदास मेहरोत्रा केवल 5,000 वोट से हारे थे। तो जब 5,000 वोट से हारे थे, मारूफ खान 12,000 वोट लेके चले गए थे। किसका वोट लेके गए थे आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि पिछली बार का जो समीकरण था वो एक तरीके से मारूफ खान की वजह से गड़बड़ा गया था लखनऊ मध्य का। लेकिन इस बार सदफ जाफ़र करके हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ खेल बिगाड़ पाएंगी और मैं समझता हूं कि इस बार रविदास मेहरोत्रा के लिए सेफ सीट है और आसानी के साथ ये सीट निकाल सकते हैं रविदास मेहरोत्रा, क्योंकि ब्रजेश पाठक चुनौती देने के लिए नहीं है। रजनीश गुप्ता एक नए कैंडिडेट हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी दिक्कत है। नए कैंडिडेट को समझना, संभालना और जनता के लिए थोड़ा आसान नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा सीट निकाल सकते हैं, यानी समाजवादी पार्टी लखनऊ मध्य जीत सकती है। अब हम बात करते हैं लखनऊ कैंट की, जो बहुत चर्चा में रही थी इससे पहले। लखनऊ कैंट की बात करें तो लखनऊ कैंट में शुरू से ही वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट कभी नहीं जीता है। इस बार एक डमी कैंडिडेट के तौर पर समाजवादी पार्टी ने राजीव गांधी को उतार दिया है। हालांकि राजीव गांधी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तमाम विधानसभा की सीटों को हमने कवर किया है। तो हम वहाँ से लोगों से जाकर के मिले हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, सब हर तरह की बातचीत की है। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कैंट विधानसभा सीट पर वहाँ समाजवादी पार्टी का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है। और वहाँ से चूँकि ब्रजेश पाठक को लड़ाया जा रहा है, और ब्रजेश पाठक को इसलिए भी लड़ाया जा रहा है क्योंकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हैं और कैंट विधानसभा की सीटों पर 1 लाख से अधिक ब्राह्मण वोट हैं और वहाँ पर पहाड़ी वोट हैं। उत्तराखंड के लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि वहाँ कोई उत्तराखंड का फेस होता या ब्राह्मण फेस होता तो आसानी के साथ जीत सकता था, और बीजेपी ने ब्राह्मण फेस दे दिया है। उत्तराखंड का होता तो और ज़्यादा बेहतर होता है। जिस तरीके से रीता बहुगुणा जोशी चाह रही थी कि उनके बेटे मयंक जोशी को टिकट मिल जाए, या अपर्णा यादव चाह रही थी कि उनको मिल जाए, क्योंकि अपर्णा यादव भी उत्तराखंड से हैं और रीता बहुगुणा जोशी भी वहीं से हैं, उत्तराखंड से हैं। तो अपर्णा यादव की सूरत में एक सेटबैक ये था कि अपर्णा यादव चूँकि ब्राह्मण नहीं है, उत्तराखंड से ज़रूर हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी के साथ एक फ़ायदा ये था कि वो उत्तराखंड से भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और यहाँ के साथ इनके ब्रजेश पाठक जी के साथ एक थोड़ी सी कमी है कि ये ब्राह्मण ज़रूर हैं लेकिन उत्तराखंड से नहीं हैं। बहरहाल लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण ज़्यादा फैक्टर काम कर रहा था
और इसी वजह से ब्रजेश पाठक को बहुत ज़्यादा भरोसा के साथ उतारा है लखनऊ कैंट से बीजेपी ने, और मुझे लगता है कि वो जीत जाएंगे और आसानी के साथ जीत जाएंगे और बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे, जिस तरह से पिछली बार जीते थे। रीता बहुगुणा जोशी जीती थी। हालांकि बाई इलेक्शन 2019 में होता तो रीता बहुगुणा जोशी उधर प्रयागराज चली गई थी, वहाँ से सांसद बन गई, और फिर यहाँ से सुरेश चंद्र तिवारी जो बीजेपी के दोबारा से जीत गए बाई इलेक्शन। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से वो सेफ सीट है बीजेपी के लिए, लखनऊ कैंट विधानसभा की सीट। अच्छा, अब आते हैं हम लखनऊ ईस्ट पर। लखनऊ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से आशुतोष टंडन जी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और समाजवादी पार्टी ने अनुराग भदौरिया को टिकट दिया है। और अनुराग भदौरिया इससे पहले भी 2017 में आईएनसी के टिकट पर यानी कांग्रेस के सिंबल पर लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ 30 सालों से अधिक हो गए लखनऊ ईस्ट पर समाजवादी पार्टी या और कोई दूसरी पार्टी नहीं जीती है। वहाँ केवल और केवल बीजेपी ही ने अपना कब्जा जमाया है। हालांकि आपको बता दें कि वहाँ से 2 बार जूही सिंह चुनाव लड़ चुकी हैं सपा के कैंडिडेट के तौर पर, एक बार खुद अनुराग भदौरिया जैसे कि मैंने बताया वो चुनाव लड़ चुके हैं। इसी तरीके से एक बार रविदास मेहरोत्रा भी जो मध्य से लड़ रहे हैं वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। कोशिश तो बहुत सारी की है, लेकिन कह सकते हैं कि कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इस बार अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये तो समय बताएगा कि अनुराग भदौरिया वाकई में जीत जाएंगे या नहीं। लेकिन वहाँ का इतिहास ये है कि लखनऊ ईस्ट में अब तक बीजेपी हारी नहीं है। तो मुझे लगता है बीजेपी वाकई में वहाँ मजबूत स्थिति में है, और अनुराग भदौरिया मुझे लगता है एक अपनी बात कह रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा उनको होगा नहीं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी लखनऊ ईस्ट जीत सकती है। तो लखनऊ कैंट और लखनऊ ईस्ट बीजेपी के खाते में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं लखनऊ नॉर्थ की, और जब लखनऊ नॉर्थ बात करते हैं तो डॉक्टर नीरज बोरा का नाम सामने आता है। और डॉक्टर नीरज बोरा वहां से 1,09,000 वोट पा करके विजयी हुए थे 2017 में। दूसरे नंबर पर 82,000 कुछ वोट पा करके दूसरे नंबर पर आए थे, रनर रहे थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, चूँकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था 2017 में। तो अभिषेक मिश्रा जी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुश्तरका प्रत्याशी बनाया गया था। तो 82,000 समथिंग वोट पाए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे अभिषेक मिश्रा। लेकिन इस बार अभिषेक मिश्रा को सरोजिनी नगर से पटक दिया गया है। और नॉर्थ पर इस वक्त एक नई प्रत्याशी एकदम बिल्कुल यंग डायनेमिक पूजा शुक्ला को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, उन पर जिम्मेदारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पूजा शुक्ला और डॉक्टर नीरज बोरा के दरमियान बिल्कुल नेट टू नेट फाइट है। इस सीट को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन निकाल सकता है। हालांकि हम जब लोगों से और एक्सपर्ट से समझ रहे थे, और हमने खुद तमाम कुछ लोगों से बातचीत की, इस सीट पर कवर करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पूजा शुक्ला के लिए ये रास्ता आसान नहीं है। जीत जाएं वो और सी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कांटे की टक्कर है और पूजा शुक्ला हार भी सकती हैं। मतलब कह सकते हैं कि 55% चांस मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर नीरज बोरा जीत सकते हैं, और 45% चांस मैं देख रहा हूं कि पूजा शुक्ला का। तो कह सकते हैं बहुत कम मार्जिन है चांस का, लेकिन कुछ भी हो सकता है, सीट जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं नॉर्थ की सीट को देख रहा हूँ। इस सीट को लेकर मेरा एक और भी आंकलन है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जिनका नाम अजय श्रीवास्तव उर्फ अज्जू है, अगर वो मजबूती से लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सीट पूजा शुक्ला निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर वो मजबूती से नहीं लड़े, अगर वो कमज़ोर पड़े, तो फिर पूजा शुक्ला हार जाएंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को समझ रहे हैं उन्होंने भी यही बात कही है। और इसके अलावा यहाँ पर सरवर मलिक बीएसपी से खड़े हुए हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल वोट काटेंगे, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब दूसरी हम बात करते हैं लखनऊ पश्चिम की। लखनऊ पश्चिम के बारे में जैसा कि आपको पता है कि समाजवादी पार्टी ने अरमान खान पर दांव लगाया है, अपने पुराने कैंडिडेट रेहान नईम को बाईपास करते हुए। रेहान नईम को बाईपास करना समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है लखनऊ पश्चिम से। यहाँ ये मेरा भी असेसमेंट है और तमाम दूसरे एक्सपर्ट और पत्रकारों का भी मानना है, क्योंकि रेहान नईम जो हैं वो एक तरीके से पुराने वहाँ के कैंडिडेट हैं और लोकल उनकी एक बहुत अच्छी छवि है वहाँ पर, और उनका व्यक्तिगत वोट बहुत ज़्यादा है। तो समाजवादी पार्टी के, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने एक गलती की अरमान खान को वहाँ से टिकट दे करके। मैं व्यक्तिगत समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेहान नईम पर दांव लगाना चाहिए था, क्योंकि रेहान नईम इस विधानसभा के चुनाव में कम से कम दिल से तो अरमान खान के लिए वोट नहीं मांगेंगे। देखिए पार्टी के हैं तो पार्टी के लिए वो तो मांगे ही मांगेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक होता है जो दिल से वोट मांगना, जिस तरह अपने लिए लोग मांगते हैं उस तरह से नहीं मांगेंगे, और उस तरह से नहीं मांगेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जो कि रेहान नईम का व्यक्तिगत वोट है। तो रेहान नईम की नाराज़गी अरमान खान को भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि अरमान खान जो हैं वो पुराने बीएसपी के कैंडिडेट रहे हैं। पिछली बार 2017 में बीएसपी से लड़े थे, वहाँ से किस्मत आजमाई थी, वहाँ से कुछ नहीं हो पाया था, तो इस बार आ गए हैं।
तो कह सकते हैं कि अरमान खान पर दांव लगाना मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। ये तो बहरहाल वक्त बताएगा कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने अरमान खान पर दांव लगा करके सही किया या नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा नहीं किया है। बीजेपी की बात करें तो यहाँ से इस बार जो पिछले कैंडिडेट थे उनका टिकट काट करके बीजेपी ने अंजनी श्रीवास्तव को टिकट दे दिया है। बहरहाल एक नए कैंडिडेट हैं, देखने वाली बात होगी कि इनका क्या होगा। वहीं पश्चिमी विधानसभा की बात करें तो एमआईएम ने एक उम्मीदवार उतारा था आसिम वक़ार साहब को, लेकिन आसिम वक़ार साहब का ऐन मौके पर टिकट काट करके एक युवती को जो बिल्कुल यंग थी, जिनका नाम था उज़मा परवीन, उनको टिकट दे दिया था। आपको पता है कि उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था, तो इस वजह से एमआईएम वहाँ से खारिज हो गई और ले दे करके बीएसपी बची। बीएसपी से कायम रज़ा करके खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बीएसपी का कोई जनाधार है नहीं वहाँ पर और बीएसपी वहाँ से जीत नहीं सकती है। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के खाते में नज़र आ रही है। हालांकि वहाँ मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या है, समाजवादी के वोटर्स अच्छे खासे हैं, लेकिन ये पुराने कैंडिडेट को बाईपास करना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है और लखनऊ पश्चिम की सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जा सकती है, ऐसा मेरा आंकलन है। ये तो लखनऊ के 5 विधानसभा सीटों की बात हो गई। अब आइए हम आपको बताते हैं कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो सबसे पहले हम मलिहाबाद से शुरू करते हैं, क्योंकि हम तमाम विधानसभा की सीटों पर जा चुके हैं। वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हर तरह की समझने की कोशिश की है, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत जो आंकलन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम मलिहाबाद की सीट पर अगर जाएंगे तो देखेंगे तो वहाँ से बीजेपी ने जया देवी को टिकट दिया है। पिछली बार भी जया देवी ही जीती थी बीजेपी की, और इस बार भी बीजेपी ने जया देवी पर अपना भरोसा जताया है। और समाजवादी पार्टी ने सोनू कन्नौजिया को टिकट दिया है, और एक इंदर रावत कांग्रेस के हैं और बसपा का कोई नौजवान प्रत्याशी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि वहाँ व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है और मलिहाबाद की सीट है समाजवादी पार्टी के सोनू कन्नौजिया आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 70% लगभग लोग समाजवादी पार्टी के फेवर में हैं, तो इस तरह कह सकते हैं कि वो सेफ सीट बन जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए मलिहाबाद की सीट। अब हम आते हैं सरोजिनी नगर विधानसभा सीट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से पिछली बार बीजेपी की स्वाति सिंह आई थी और वही स्वाति सिंह दयाशंकर जी पत्नी थी। और दयाशंकर के बारे में आपको पता है 2016 में उन्होंने मायावती पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था और उसके बाद जब 2017 में पार्टी की सरकार बनी उसके बाद में दोबारा से वापस ले लिया गया। ये तमाम तरह की चीज़ें हुई और स्वाति सिंह को उसका फ़ायदा मिला, उनकी पत्नी होने के नाते उन्होंने एक तरीके से लीड की और फिर वो वहाँ से टिकट मिल गया था सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के, और उसके बाद से वो जीत गई। फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय उनको मिल गया और कह सकते हैं कि आसानी के साथ एक तरीके से पका पकाया मेवा उनको मिल गया था स्वाति सिंह को। लेकिन इस बार जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ मियाँ बीवी के दरमियान और एक ऑडियो टेप वायरल हुआ, ऑडियो टेप वायरल होने के नतीजे में बीजेपी ने काट दिया उनका टिकट, यानी स्वाति सिंह का टिकट काट दिया, दयाशंकर सिंह को भी नहीं मिला। और ऐसा माना जाता है कि जब 2 लोग लड़ाई करते हैं तो तीसरा फ़ायदा उठाता है। हुआ भी वैसे ही, मियाँ बीवी की लड़ाई में एक तीसरे व्यक्ति को फ़ायदा मिला। ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को वहाँ से टिकट दिया है बीजेपी ने। तो बहरहाल वो अधिकारी हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सीट आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि लोगों को जानना भी ज़रूरी होता है। पार्टी के सिंबल पर जो वोट मिल जाएगा, लेकिन मकामी जो स्थानीय जो नेता होता है उसकी भी एक छवि होती है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा पर दांव लगाया है, जो इससे पहले नॉर्थ में थे। समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को इसलिए दे दिया था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अभिषेक मिश्रा को अगर टिकट नहीं देंगे तो अभिषेक मिश्रा बीजेपी में चले जाएंगे। तो ऐसा एक बात कही जा रही थी, तो इस वजह से समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को अपनी पार्टी में बनाए रखने के लिए और एक तरीके से एक ब्राह्मण वोट को साधने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी में बनाए रखने के लिए अभिषेक मिश्रा को एक जगह से टिकट दे दिया सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से। तो कह सकते हैं कि सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से उनका माहौल तो है, चूँकि इस वक्त 2017 के मुकाबले में अखिलेश यादव का माहौल 2022 में बेहतर लग रहा है। तो कह सकते हैं कि हो सकता है इसमें जीत जाएं, लेकिन हम समझते हैं 50-50 का चांस से जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। और बीएसपी ने एक जलीस साहब को एक हैं उनको टिकट दिया है, तो बीएसपी का कोई वहाँ जनाधार है नहीं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि बीएसपी जीत नहीं पाएगी। ऐसी सूरत में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान नेट टू नेट फाइट है और दोनों निकाल भी सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी सीट निकाल सकता है। मोहनलालगंज की जब हम सीट की बात करते हैं तो मोहनलालगंज एक अकेली सीट थी 2017 में जो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। बाकी 8 विधानसभा की जो सीटें थीं वो बीजेपी ने जीता था। और मोहनलालगंज की जो सीट थी जिस पे अमरीश पुष्कर जी जीते थे समाजवादी पार्टी से, इस बार भी अमरीश पुष्कर पर दांव लगाया है समाजवादी पार्टी ने। हालांकि इससे पहले थोड़ा सा खटपट चल रहा था, मनमुटाव हो गया था, लेकिन अंततः समाजवादी पार्टी ने अमरीश पुष्कर पर दांव लगाया
और बीजेपी ने अमरीश कुमार को मैदान में लाया है। यानी एक तरीके से वो पिछड़ी विधानसभा की सीट है, तो कह सकते हैं कि वहाँ से अमरीश पुष्कर जीत सकते हैं। हालांकि पिछली बार बीएसपी दूसरे नंबर पर थी, बीजेपी नहीं दूसरे नंबर पर थी। पिछली बार बीएसपी दूसरे नंबर पर थी और 530 वोटों से केवल अमरीश पुष्कर जीते थे वो सीट। खास बात यह है कि अमरीश पुष्कर के लिए इस बार राह आसान भी नहीं है। खासतौर से बीएसपी ने देवेंद्र कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया है, ममता चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और इस तरीके से एक रावत करके हैं, कोई सूरज रावत करके हैं, आम आदमी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस का और किसी और का, बीजेपी का भी कोई बहुत ज़्यादा वहाँ वर्चस्व नहीं है, होल्ड नहीं है। वहाँ बीएसपी का, क्योंकि वो पिछली एक तरीके से रिजर्व सीट है, तो वहाँ बीएसपी का कह सकते हैं अच्छा माहौल है। यही वजह है कि आपने देखा होगा 16 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी ने वहाँ बड़ी जनसभा की थी और एक तरीके से मोहनलालगंज की सीट को उन्होंने अपना वर्चस्व, अपने कह सकते हैं अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। तो कह सकते हैं कि वो बीएसपी के लिए बहुत अच्छा है मामला। तो नेट टू नेट फाइट है बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के दरमियान। तो देवेंद्र कुमार और अमरीश पुष्कर वहाँ से दोनों मैदान में हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीएसपी वहाँ अपना पलड़ा देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीएसपी वहां बाजी मारेगी या फिर अमरीश पुष्कर एक बार फिर वहां झंडा लहराएंगे। बहरहाल अमरीश पुष्कर मैं फिर बता दूं कि 530 वोटों से केवल जीते थे और बीएसपी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आया था। तो कह सकते हैं कि अमरीश पुष्कर अपर हैंड में ज़रूर हैं, लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं है। अब हम आते हैं आखिरी सीट जिसको कहते हैं बीकेटी यानी बख्शी का तालाब। बीकेटी और बख्शी के तालाब पर बीजेपी ने योगेश शुक्ला को अपने कैंडिडेट बनाया है। पिछली बार अविनाश त्रिवेदी थे, लेकिन इस बार अविनाश त्रिवेदी का टिकट काट दिया। हालांकि उनकी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे, तो इस वजह से योगेश शुक्ला को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना दिया। और समाजवादी पार्टी ने गोमती यादव को टिकट दिया है। हालांकि इससे पहले गोमती यादव को भी टिकट मिला था, तो गोमती यादव तीसरे नंबर पर आए थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के नकुल दुबे थे बीकेटी से। तो लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बीएसपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाएगा, दूसरे क्या तीसरे या चौथे नंबर पर आएगी। बीएसपी से एक बार सलाहुद्दीन मुस्सन को वहाँ से टिकट मिला है बीकेटी से, और लल्लन सिंह को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान यानी योगेश शुक्ला और गोमती यादव के दरमियान फाइट है। बहरहाल गोमती यादव का थोड़ा सा अपर हैंड वहाँ लग रहा है मुझे, योगेश शुक्ला का ठीक नहीं है, क्योंकि अविनाश त्रिवेदी का टिकट काटना भी थोड़ा सा सेटबैक है उनके लिए, और थोड़ा सा माहौल भी नहीं चल रहा है। क्योंकि हम ग्राउंड पर गए हुए थे तो हमें ज़्यादातर ये समझ में आया, रुझान ये दिखा कि वहाँ पर गोमती यादव जीत सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीकेटी की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आती हुई नज़र आ रही है, और तीसरे नंबर पर बीएसपी नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि लल्लन सिंह रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का भी रुझान वहाँ हमें दिखा था। तो इस तरीके से कुल 9 विधानसभा की सीटों पर यह हमारा व्यक्तिगत आकलन था, क्योंकि हम लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर जा करके हमने लोगों से बातचीत की थी, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हर तरह की। तो ये हमारा व्यक्तिगत आकलन था, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमने जिस सीट को कह दिया ये वो फलाने हार रहे हैं फलाने जीत रहे हैं, और अगर उल्टा हो गया तो मुझे दोष मत दीजिएगा। ये मेरा आकलन था, मेरा अंदाज़ा था, हो सकता है मैं अपने अंदाजे में गलत हूँ, और ये मेरे पूरी तरीके से अनबाइस्ड अंदाज़ा था। मैंने किसी का कोई पक्ष नहीं लिया, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के हमने अपनी बात रखी है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये आकलन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटे का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोज़ आपको बनाकर देते रहते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।